नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपकी हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो आपका हार्दिक अभिनंदन है आपकी इस कक्षा में। तो देखिए, अभी हम चल रहे हैं, हमारी जो यात्रा है हिंदी के सफ़र की वो बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही है। आप लोगों का भी जो मोटिवेशन मुझे मिल रहा है उससे मुझे बहुत उत्साह हो रहा है। तो आप ये देखिए, अब हम जो लेकर आए हैं आज की जो क्लास है वो है बिहार बोर्ड सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में हमारे 2 चैप्टर बहुत अच्छे मज़ेदार ढंग से हो गए हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो नया चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, और जो लिखा गया है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। और ये जो चैप्टर नंबर 3 है उसका ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे संपूर्ण क्रांति, जिनके द्वारा लिखी गई है, किनके? जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखी गई है। तो जयप्रकाश नारायण कौन थे? सबसे पहले तो हमें ये जानना है। पाठ हम बाद में पढ़ेंगे, उनकी जो रचना है वो बाद में हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले हमें जो पढ़ना चाहिए वह ये है कि जयप्रकाश नारायण यानी कि वो जो संपूर्ण क्रांति के लेखक है वे कौन है, उनका परिचय क्या है, उनका जन्म स्थान क्या है, माता पिता कौन है, उनकी शिक्षा वगैरह ये सब कैसे कहाँ हुई है, उनका जो जीवन परिचय है वो सारा हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बने रहिए आपके इस क्लास में। चलते हैं हम हमारी क्लास की तरफ। तो देखिए, ये है उनका जीवन परिचय, यहाँ है उनका जीवन परिचय। ठीक है, अब जीवन परिचय के अंतर्गत सबसे पहले जो आता है वो है जन्म, यानी कि उनका जन्म कब हुआ था, वो दिनांक। ठीक है, यानी कि जन्म उनका कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। उनका जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को उनका जन्म हुआ था, ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद है उनका निधन। अब जन्म तो हुआ है 11 अक्टूबर 1902 को, और जो उनका निधन है यानी उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 8 अक्टूबर 1979 में। ठीक है, कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1979 के समय उनकी मृत्यु हुई थी। तो देखिए, अक्टूबर में ही वे जन्मे थे और अक्टूबर में ही उनकी मृत्यु हुई, कि 11 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था और 8 अक्टूबर को उनकी मृत्यु हो गई थी। बस ये है कि 1902 में उनका जन्म हुआ था और 1979 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब आते हैं भाई उनके जन्म स्थान की तरफ। तो जन्म स्थान देखिए कौन सा है? सिताब दियारा गांव। सिताब दियारा गांव कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। यानी कि जो सिताब दियारा गांव है वो 2 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। ठीक है, तो देखिए, उत्तर प्रदेश के एक तो बलिया नामक जो जिला है और एक बिहार के सारण जिला, यानी कि 2 राज्यों को भी कवर करता है ये सिताब दियारा गांव। यानी कि 2 राज्यों की सीमा पर है ये। कुछ हद तक उनका जो स्थान है वो उत्तर प्रदेश में आता है और जो कुछ हद तक उनका स्थान है वो बिहार में आता है। तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिला और बिहार के सारण जिले का उनका ये जिले में जो फैला हुआ स्थान है उसे क्या कहते हैं? सिताब दियारा गांव, जो 2 राज्यों को कवर करता है और 2 राज्यों के 2 जिलों को कवर करता है। ठीक है, अब आता है पुकार का नाम। यानी कि पुकार का नाम ये होता है, हम लोग जो कहते हैं ना निकनेम, हम आपका निकनेम क्या है या घर का नाम क्या है, पुकार का नाम हम यहाँ बोल सकते हैं उनके घर का नाम। ठीक है, उनके घर का नाम। तो बचपन में बाउल कहते थे उन्हें। क्या कहते थे? जब वे बहुत छोटे थे उस समय उन्हें बाउल कहते थे, और बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध हुए वे। ठीक है, जब छोटे थे तब तो उन्हें बाउल कहते थे और बचपन में जेपी नाम से प्रसिद्ध हुए। और अपनी जनपक्षधरता के लिए, जनपक्षधरता का मतलब होता है वे जनता में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे, यानी कि उनका लोगों के बीच में उनका जो पक्ष था वो बहुत मजबूत था। तब उन्हें लोक नायक के रूप में भी पुकारते थे लोग। क्या क्या कहते थे? बचपन में उन्हें बाउल कहते थे, बड़े होने पर उन्हें जेपी नाम से पुकारा जाने वाला लगा, और क्योंकि लोगों के बीच में उनका पक्ष बहुत मजबूत था इसलिए उन्हें लोक नायक नाम से भी, यानी कि लोक नायक कहकर भी उन्हें पुकारा जाने लगा। ठीक है, आगे है माता पिता। अब इनकी माता का नाम है फल रानी और इनके पिता का नाम है हर्षु दयाल। ठीक है, ये तो है इनकी माता और ये तो है इनके पिता। ठीक है, इनकी माता का नाम है फल रानी और उनके पिता का नाम क्या है? हर्षु दयाल। तो क्या क्या हो गया देखिए, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था,
8 अक्टूबर 1979 में उनकी मृत्यु हुई थी। और सिताब दियारा गांव जो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों को कवर करता है, यानी कि दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है, उस गांव में उनका जन्म हुआ था। बचपन में उन्हें, जब बहुत छोटी अवस्था में थे तब उन्हें बाउल कहते थे, और बड़े होने पर वे जेपी नाम से प्रसिद्ध हुए। और लोगों के बीच में उनका पक्ष मजबूत था, बहुत अच्छा काम करते थे, इसलिए उन्हें लोकनायक नाम से भी प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है, और उनकी माता का नाम फल रानी और पिता का नाम हरसुदयाल जी था। ठीक है, आगे चलते हैं उनकी पत्नी। ठीक है, आगे चलकर उनका विवाह हुआ, और विवाह के बाद उनकी जो पत्नी थी वो प्रभावती देवी थी। ठीक है, अब प्रभावती देवी देखिए कोई साधारण महिला नहीं थी। ठीक है, वो ऐसे ही नहीं था कोई किसी भी एक सामाजिक स्त्री को लेकर आया उन्होंने विवाह कर दिया, ऐसा नहीं था। प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी वो। ठीक है, यहां पर आएगा पुत्री। कौन थी ये जो प्रभावती देवी? कौन थी? प्रसिद्ध गांधीवादी विचारधारा के पक्षधर थे। कौन? ब्रज किशोर जी, उनकी पुत्री थी। ब्रज किशोर प्रसाद जी की पुत्री थी। वो कौन थी? यहां पर हम कहेंगे कि इनकी ये जो जयप्रकाश नारायण जी है उनकी पत्नी थी प्रभावती देवी। वो गांधीवादी विचारधारा के पक्षधर कौन? ब्रज किशोर जी प्रसाद उनकी पुत्री थी, यानी कि उनकी बेटी कौन बनी? यहाँ पर प्रभावती, उनकी बेटी प्रभावती देवी यहाँ जयप्रकाश नारायण की पत्नी बनी। ठीक है, आगे चलते हैं हम इतना हम सभी को आराम से समझ में आ गया है। आगे चलते हैं अब उनकी शिक्षा। देखिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में, हम कवि, लेखक, इन साहित्यकार इनके विषय में नहीं, अगर हम स्वयं के बारे में भी देखें या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में भी देखें तो शिक्षा का उसके जीवन में बहुत महत्व रहता है। शिक्षा उसके जीवन को बदल देती है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि वो थोड़ी निर्धनता का जीवन जी रहा है या थोड़ा कठिनाई से या संघर्षपूर्ण जीवन जी रहा है, और शिक्षा अचानक उसके जीवन में परिवर्तन कर देती है। और कुछ नहीं, मेरा ये मानना है कि उसे इतना काबिल तो बना ही लेती है कि वो अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, चाहे उसे कोई रोजगार मिले या ना मिले। लेकिन शिक्षा अगर उसके पास है, शिक्षा नामक एक अधिकार है, यानी कि हथियार है, तब तो फिर वह जगत को जीत लेता है, यानी कि अपने सारी समस्याओं को हल कर लेता है। तो सभी के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है और शिक्षा उनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन जाती है। तो इसी तरह यहाँ पर भी जयप्रकाश नारायण जी के जीवन में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखते क्या है उनकी शिक्षा का जीवन, शैक्षिक जीवन क्या है उनका। आरंभिक शिक्षा, आरंभिक का मतलब होता है शुरुआती दौर में, शुरुआत की शिक्षा। ठीक है, आरंभिक शिक्षा पर ही फिर पटना कॉलेजिएट, यानी कि आरंभिक शिक्षा उन्होंने प्राप्त करी, जो भी प्रारंभिक शिक्षा होती है वो उन्होंने प्राप्त करी। उसके बाद में पटना कॉलेजिएट, पटना में दाखिल हुए। ठीक है, एक पटना का कॉलेज था उसमें दाखिल हुए। यहीं बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया गया। देखिए बिहार में, यहाँ पटना में जब वे रह रहे थे, पटना कॉलेज में जब वे पढ़ रहे थे, तो उन्होंने एक लेख लिखा, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति क्या है, उस विषय पर उन्होंने लेख लिखा। और वो लेख इतना प्रसिद्ध हुआ कि उस लेख से वे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। अब ये देखने को मिल रहा है हमें कि शिक्षा से उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार का ज्ञान प्राप्त करा, हिंदी की स्थिति को जाना, कि बिहार में ही नहीं उन्होंने भारत की स्थिति को जाना। ठीक है, अब भारत में हिंदी की क्या स्थिति थी उस पर विचार करते करते वे अपने स्वयं के राज्य में हिंदी की क्या स्थिति है उस विषय पर उन्होंने एक लेख लिख डाला, और उन्होंने इस लेख के कारण उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद पटना कॉलेज, पटना में प्रवेश असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ दी। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन को कब हुआ था? 1920 में हुआ था, और 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने शिक्षा को अधूरा छोड़ दिया, और 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका चले गए। जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया उसके बाद में 1922 में वे और अधिक शिक्षा प्राप्ति के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने कैलिफोर्निया, वर्कले, विस्किंसन, मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। ठीक है, एक विश्वविद्यालय में यानी कि एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने अध्ययन नहीं किया, उन्होंने 3
से भी और भी अधिक, मतलब और भी ज़्यादा यूनिवर्सिटी उन्होंने ली होगी, लेकिन यहाँ पर इन 3 विश्वविद्यालयों का ही नाम लिया गया है तो हम यही नाम लेंगे, ठीक है। तो 1922 में, यानी कि 22 से पहले कहेंगे कि उन्होंने 1920 में जो असहयोग आंदोलन आया उसमें उन्होंने शिक्षा अधूरी छोड़ दी। उसके बाद में जब असहयोग आंदोलन धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो गया, यानी कि उसकी जो फैलाव था, यानी कि वह जो धीमे पड़ने लग गया वह आंदोलन, तब उन्होंने 1922 में वे उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका चले गए और अमेरिका में उन्होंने कैलिफोर्निया, बर्कले, विस्कॉन्सिन और मेडिसन आदि और भी कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया, ठीक है। उसके बाद मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यहीं ग्रहण करी। मार्क्सवाद यानी कि जो वर्ग भेद के लिए जो वाद है, ठीक है, जो कार्ल मार्क्स ने ये शुरू करा था कि जो वर्ग भेद का जो शोषण, वर्ग भेद के कारण शोषित और शोषक 2 वर्गों का गठन हुआ था, ठीक है। उनका जो शोषक लोग थे वो शोषितों को मतलब कैसे प्रताड़ित करते थे। शोषक और शोषक भी छोड़ दीजिए, आप सबसे पहले देख लीजिए कि मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यहीं से उन्होंने ग्रहण करी थी। कहाँ से? अमेरिका से, ठीक है। माँ की अस्वस्थता के कारण पीएचडी न कर सके, यानी कि जब उनकी माता अस्वस्थ हो गई, बीमार हो गई, तो बीमार होने के कारण उन्हें वहां से बुला लिया गया और फिर वे पीएचडी जो करना चाहते थे, यानी डॉक्टरेट की उपाधि लेना चाहते थे, वो उन्होंने नहीं ली और वे अपने देश को लौट आए। कब लौट आए? जब उनकी माताजी बीमार थी, यानी कि पीएचडी न कर सकने के कारण रह गए। और क्यों रह गए? क्योंकि उनकी माताजी थी वो बीमार थी, अस्वस्थ थी, और अस्वस्थ होने के कारण उन्होंने उन्हें बुलाया और वे वहाँ अपने देश को फिर से लौट गए। आगे चलते हैं। अब उनका है राजनीतिक जीवन। अभी हमने पढ़ा उनका शैक्षिक जीवन कि उनका शैक्षिक जीवन कितना था, ठीक है। अब चलते हैं हम उनका राजनीतिक जीवन कि 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए, ठीक है। जब वे भारत वापस लौट आए उसके बाद में वे 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल भी गए, ठीक है। 32 में वे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। अब उस समय देखिए, मैं बार बार यही कहती हूँ कि जेल जाना उस समय स्वतंत्रता के पहले जेल जाना बहुत अच्छा माना जाता था, यानी कि बहुत ऊंचा स्तर का माना जाता था कि ये स्वतंत्रता सेनानी है, ठीक है। तो जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो गठन हुआ था, यानी कि जो पार्टी बनी थी, उस पार्टी का जो गठन किया था उसमें सबसे अहम भूमिका निभाने वाले कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी। इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था उसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। 1939 और 1943 में भी जेल गए। अब उन्होंने देखिए, वे केवल सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही नहीं गए, यानी कि 1932 में भी गए, उसके बाद में 1939 में भी गए और 1943 में भी गए और 1942 के आंदोलन में से विशेष प्रसिद्धि मिली, ठीक है। उसके बाद में आज़ादी के बाद उन्होंने 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिया। क्या करा? कौन सी? सबसे पहले जिस पार्टी में अहम भूमिका निभाई थी वो थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अब क्या हुआ भाई? देश आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद में जब नई सरकार बनी तो उन्होंने क्या करा? उस समय प्रजा यानी कि जनता सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिया। धीरे धीरे सक्रिय राजनीति यानी कि धीरे धीरे जब वे राजनीति के अंदर मतलब संघर्षशील थे, यानी कि राजनीति के अंदर अनवरत कार्य कर रहे थे, लगातार कार्य कर रहे थे, तो उस सक्रिय राजनीति से स्वयं को अलग कर दिया उन्होंने, ठीक है। धीरे धीरे उन्होंने कई पार्टियों का गठन किया, ठीक है, कई प्रकार की उन्होंने राजनीति करी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब उन्हें लगने लगा कि नहीं, मुझे यहाँ से अलग हो जाना चाहिए, तब वे धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से स्वयं को अलग कर दिया। और 1954 में, ठीक है, 1952 में तो उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया और उसके बाद में वे राजनीति से अलग हो गए। 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन में जुड़े, ठीक है। अब क्या करा? विनोबा भावे थे, उन विनोबा भावे ने जो आंदोलन चलाया था सर्वोदय आंदोलन, ठीक है, सभी का उदय हो, सभी का कल्याण हो, वही आंदोलन चलाया था, तो उस आंदोलन से वे जुड़ गए। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। देखिए छात्र आंदोलन का, ठीक है, 1974 में उन्होंने उस छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान, आपातकाल यानी इमरजेंसी 1974 में लगी थी,
और आपातकाल के दौरान जेल गए, इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ। आज जो जनता पार्टी है यानी कि भारतीय जनता पार्टी बाद में बनी है, पहले जनता पार्टी बनी थी। तो जनता पार्टी का जो गठन हुआ तो इन्हीं के मार्गदर्शन से हुआ था, जयप्रकाश नारायण जी के मार्गदर्शन से ही हुआ था जनता पार्टी का गठन। कब हुआ था? जब वे छात्र आंदोलन का जब इन्होंने नेतृत्व किया, ठीक है, जब उन्होंने लीडरशिप करी, जब उसके बाद उन्होंने क्या किया, आपातकाल के दौरान यानी जब इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी के किसके समय में लगी थी इमरजेंसी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय। तो उस समय ये कांग्रेस पार्टी की थी, लेकिन उन्होंने उनके विरोध में जनता पार्टी का गठन कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ जनता पार्टी का गठन हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से स्वयं को अलग कर लिया और 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े हो गया। ये हमारा 1954 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान जेल गए, इनके मार्गदर्शन से ही जनता पार्टी का गठन हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं हम। कृतियां और सम्मान। कृतियां और सम्मान से मतलब है कि उनकी कितनी लिखे हुए लेख है, कितनी कृतियां हैं, कितनी रचनाएं हैं और उन्हें कौन कौन से सम्मान मिले हैं, ठीक है। तो देखिए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ठीक है, ये तो उनकी पुस्तक थी। उसके बाद उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी। देखिए उनकी पुस्तक कौन सी थी? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये उनकी लिखा गया लेख था। उसके बाद में कुछ कविताएं भी लिखी जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, ठीक है, और डायरी एवं निबंध भी प्रकाशित हुए। देखिए इन्होंने किन किन विधाओं में लेख लिखे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने एक लेख लिखा, फिर ये कविता काव्य विधा में भी वे दक्ष थे, उसके बाद में डायरी लेखन में दक्ष थे और उसके बाद में वे निबंध लेखन में भी दक्ष थे। तो इस प्रकार उन्होंने क्या क्या किया, एक पुस्तक लिखी, कविताएं लिखी, डायरी लिखी और निबंध लिखे। इस प्रकार से उनकी ये सारी रचनाएं हैं। आगे हम देखते हैं उनके सम्मान। अब रचनाएं तो हो गई भाई, अब सम्मान की तरफ आते हैं। 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्से से सम्मान मिला उन्हें। देखिए 1965 में वे समाज सेवा की और समाज सेवा के लिए उनको मैग्से से सम्मान मिला। 1998 में भारत रत्न 1998 में उन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ, ठीक है। यहाँ ये खत्म हो गया है कि 1965 में उन्हें कौन सा सम्मान मिला? मैग्से से सम्मान मिला। और 1998 में भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, वह उन्हें प्राप्त हुआ। किनको? जयप्रकाश नारायण जी को, ठीक है। और ये जो 1998 में उन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है, ये मरणोपरांत, यानी कि उनकी मृत्यु तो 1989 में हो गई थी, 79 में हो गई थी, 1979 में हो गई थी, लेकिन 1998 में यानी 1998 में उनको ये सम्मान मिला है। इसका मतलब मरणोपरांत मिला है, ठीक है। उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया गया। जयप्रकाश नारायण 20वीं सदी में भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिदर्शी नेता और समर्पित समाजकर्मी, ठीक है। जयप्रकाश नारायण क्या थे? देखिए सबसे पहले तो जयप्रकाश नारायण 20वीं सदी में भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिदर्शी नेता, समर्पित समाजकर्मी एवं विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। विद्रोही, उग्र स्वभाव के थे। नरम दल और उग्र दल, गरम दल, दो प्रकार के दल थे, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानियों के। उसमें से ये गरम दल के स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी कि उग्र स्वभाव के थे वे, ठीक है। उनका अध्ययन विशाल और विविध्यपूर्ण था। राजनीतिक संगठन कर्म और लोक सेवा का अनुभव व्यापक और गहन था, यानी कि उनके अंदर देखिए राजनीति का बहुत गहरा ज्ञान था, ठीक है। वे राजनीतिज्ञ कहलाए थे, ठीक है। उन्होंने कई प्रकार के आंदोलनों में भाग लिया था, सविनय अवज्ञा में लिया था, उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, कई बार वे जेल भी चले गए थे। तो इस प्रकार से उन्हें राजनीति का बहुत गहन मतलब बहुत गहरा ज्ञान था उन्हें, ठीक है। उसके बाद में देखिए जब इमरजेंसी लगी, उसके बाद में उन्होंने जनता पार्टी का गठन करा। हमारे देश में पहले एक ही पार्टी थी, यानी कि कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन इमरजेंसी के बाद में उन्होंने एक दूसरी पार्टी का भी गठन करा जो जनता के तरफ से थी और वे जनता की भलाई के लिए कार्य करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने जनता पार्टी का गठन करा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि वे कितने बड़े राजनीतिज्ञ थे कि किसी पार्टी का गठन कर सकते हैं, यानी कि उन्हें कितनी बड़ी महारत हासिल थी। संगठन कर्म, यानी कि संगठन
समूह को संगठित करने का कार्य था उनका, ठीक है। वे छात्र नेता का नेतृत्व कर रहे थे, देखिए, है ना। जहाँ भी स्टूडेंट पावर चल रही थी उसका उन्होंने लीडरशिप किया, जहाँ भी छात्रों में आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। तो हम समझ सकते हैं कि उनके अंदर संगठन कर्म था कि लोगों को संगठित करने के बाद में उनके मतलब उनकी भलाई के लिए किस प्रकार से कार्य करना चाहिए वह उन्हें मतलब भली प्रकार से ज्ञान था, ठीक है। उसके बाद आता है लोक सेवा का अनुभव, ठीक है। और जो उनका लोक सेवा का अनुभव था वो भी व्यापक था। व्यापक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बड़ा, बहुत बड़ा, मतलब विशाल ज्ञान था उनका। जो अनुभव था उनकी, जो उन्होंने जो सीखा था वो सारा का सारा बहुत विशाल भंडार था उनके जीवन में कि लोक सेवा, लोगों की सेवा किस प्रकार करनी है। वे चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, उन्होंने लोक सेवा को अपने जीवन का एक अहम पहलू बना दिया था और गहन था। यानी कि उनको जो लोक सेवा का अनुभव था वो व्यापक और गहन था, बड़ा और गहरा था, ठीक है। किनको था ये? जयप्रकाश नारायण जी को। आगे चलते हैं। भारतीय जनता में उनकी स्थायी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा थी। भारतीय जनता में यानी कि भारत की जो जनता थी वे उन पर बहुत अधिक विश्वास करती थी और उनका मान सम्मान करती थी, यानी उनकी प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी थी और उनकी विश्वसनीयता यानी विश्वास करने योग्य उनकी जो स्थिति थी वो भी बहुत अच्छी थी। तो भारत की जनता उन्हें हूबहू जैसा वह उनके विचार थे उसी रूप में उन्होंने स्वीकार किया था। यानी कि उनकी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता के रूप में देखे तो भारत की जनता उनसे काफ़ी प्रसन्न थी। निष्ठा और अध्यवसाय से परिपूर्ण अपने सक्रिय रचनात्मक सार्वजनिक जीवन उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा कमाई। क्या किया उन्होंने? निष्ठा और अध्यवसाय से, ठीक है, उन्होंने जनता के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी, यानी कि उनकी सेवा भाव में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। परिपूर्ण थे और अपनी सक्रियता से, यानी कि जनता के बीच में ऐसा नहीं है कि वे एक ही जगह बैठे बैठे ऑर्डर दे रहे हैं और सब लोग उस चीज को मान रहे हैं, ऐसा नहीं। जनता के बीच में खड़े होकर उन्होंने कार्य किया है, धरातल पर खड़े होकर उन्होंने कार्य किया जनता के लिए, इसलिए वे विश्वसनीयता के योग्य थे, ठीक है, प्रतिष्ठा के योग्य थे, वे मान सम्मान के योग्य थे। जनता ने उन्हें स्वयं इस प्रतिष्ठा को प्रदान किया है उन्हें। और रचनात्मक, वे रचनात्मक थे, इसीलिए आज हम उनका ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि रचनात्मक न होते तो न वे कवि होते, न लेखक होते, न निबंध लेखक होते, न डायरी लेखन होते, ठीक है, किसी प्रकार से कोई रचना नहीं करते, तो इसलिए वे एक तरह से कलाकार भी थे, ठीक है। सार्वजनिक जीवन उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए किया, ठीक है। उनका जो सार्वजनिक जीवन था, ठीक है, जीवन उनका व्यक्तिगत जीवन ना होकर उन्होंने सार्वजनिक अपने जीवन को सार्वजनिक बनाया। उन्होंने अपने स्वयं के लिए कुछ इतना कार्य नहीं किया जितना उन्होंने लोगों के लिए किया, जनता के लिए किया, उनकी भलाई के लिए किया, उनकी लोक सेवा के लिए किया, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया। आंदोलनों में, आज़ादी के किसी भी आंदोलन में ऐसा नहीं लगता है कि वे सम्मिलित ना हुए हो। तो उन्होंने हमारी भारत की जनता को आज़ाद कराने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। अमेरिका में भी उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया, ठीक है, और यहाँ आने के बाद भी उन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य किए जिससे उनको अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त हुई और प्रतिष्ठा कमाई, यानी कि और बहुत मान सम्मान कमाया। वे अपने समय में विश्व के कुछ चुने हुए लोकतांत्रिक नेताओं में से एक थे। देखिए, विश्व के, हम भारत की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर विश्व की बात हुई है। वे जिस समय में थे, यानी कि 1900 जब उनका जन्म हुआ था 1908 से लेकर और 1979 तक के बीच में उनका जब समय था वो समय ऐसा था कि जहाँ इतनी प्रसिद्धि नहीं प्राप्त थी, क्योंकि न तो सोशल मीडिया था इतना और न कोई किसी प्रकार से संचार के इतने ज़्यादा माध्यम थे, लेकिन फिर भी उनका उन चुने हुए लोकतांत्रिक नेताओं में विश्व में स्थान था। विश्व के कुछ चुने हुए जो नेता थे उनमें उनका नाम सम्मिलित था। तो आप समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि वे कितने प्रसिद्ध और प्रतिष्ठा प्राप्त नेता थे, ठीक है। कौन थे ये? जयप्रकाश नारायण जी। आगे चलते हैं। विदेश से अपनी शिक्षा पूरी कर लौटने के बाद उन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में, स्वाधीनता यानी कि आजादी के संघर्ष में, आजादी के
संघर्ष में अपने को झोंक दिया। यानी कि जब वे अमेरिका से वापस लौटे, जब उनकी माता की तबीयत खराब थी और उन्हें वापस बुला लिया गया, तो वे अपनी पीएचडी की जो पढ़ाई थी वो अधूरी छोड़कर आए, और अधूरी छोड़ने के बाद उन्होंने फिर आकर अपने आप को स्वयं को राजनीति में झोंक दिया। यानी कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में स्वयं को झोंक दिया कि मेरा जो जीवन है वो मेरे लिए नहीं है, इस जनता के लिए है, इस संसार के लिए है, जो मेरे जो लोग हैं, मेरे देश के लोग हैं, उनके लिए है। तो उन्होंने इस प्रकार मतलब स्वार्थपरता यहाँ नहीं दिखाकर उन्होंने यहाँ पर स्वाधीनता संग्राम में अपने आप को झोंकने से ये बता दिया कि वे उनका जो जीवन है उन्होंने दूसरों के लिए न्यौछावर कर दिया था। स्वाधीनता संघर्ष में उनकी भूमिका क्रांति धर्मी थी। ठीक है, क्रांति धर्मी। देखिए, स्वाधीनता संघर्ष में वे समझाइश वाले नेता नहीं थे, गांधीवादी विचारों के नहीं थे कि भाई आप आओ और समझाओ और हम समझ जाएंगे, इस प्रकार के नहीं थे। वे क्रांतिकारी थे, उग्र स्वभाव के थे, विद्रोही स्वभाव के थे। ठीक है, यानी कि इसलिए उनको कहा जाता है कि गर्म दल के थे, वे उग्र दल के नेता थे। ठीक है, स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जब आजादी प्राप्त हो गई, तब उन्होंने सत्ता केंद्रित राजनीति के बदले अपने लिए लोक केंद्रित रचनात्मक राजनीति और सम्मान सेवा का मार्ग चुना। देखिए, जब आज़ादी की लड़ाई समाप्त हो गई, जब हमारा देश आज़ाद हो गया, स्वाधीन हो गया, ठीक है, स्वतंत्र हो गया, उस समय हो सकता है इन्हें किसी प्रकार से ऑफर किया गया हो, किसी प्रकार का पद ऑफर किया गया हो, तो उन्होंने सत्ता केंद्रित राजनीति के बदले, यानी कि सत्ता में अपने आप को किसी पद पर आसीन होने के बदले उन्होंने क्या मांगा? लोक केंद्रित रचनात्मक राजनीति मांगी कि मैं जनता में रहकर ही जनता का कार्य करना चाहता हूँ। मैं किसी प्रकार से, मुझे किसी सत्ता का लोभ नहीं है, मैं किसी पद पर आसीन नहीं होना चाहता हूँ, मैं तो जनता की भलाई के लिए कार्य करना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये सब भी त्याग किया। उन्होंने समता, समता का मतलब होता है समानता, उन्होंने समता, न्याय, सामाजिक परिवर्तन और लोकतंत्र के पक्ष में पत्रकारिता की, यानी कि पत्रकारिता भी की, यानी कि जर्नलिस्ट भी थे वे। देखिए, जब समानता, न्याय और सामाजिक परिवर्तन के बारे में और लोकतंत्र के बारे में कुछ अगर विचार प्रस्तुत किए गए हैं, या किसी प्रकार से कोई गोष्ठी हो रही है, या किसी प्रकार से कोई मतभेद चल रहा है, तो उस पक्ष में उन्होंने पत्रकारिता भी की और लोक सेवा के अनेक कार्यक्रम किए और अभियान चलाए। लोक सेवा को, यानी कि जनता की सेवा के लिए उन्होंने कई प्रकार के अभियान चलाए। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में चलाए या सामाजिक सुधार के क्षेत्र में चलाए। ठीक है, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के क्षेत्र में चलाए, किसी प्रकार की भी हो सकते हुए। तो इस प्रकार से लोक सेवा के अनेक कार्यक्रम और अभियान भी चलाए। पड़ोसी देश नेपाल में लोकशाही के लिए हुए संघर्ष में भी उनका योग रहा है। लोकशाही यानी कि कौन वहां पर सत्ता में रहेगा, इस जो अभियान चला था, जो आंदोलन चला था, उसमें भी उनका योगदान था। ऐसा नहीं है कि हमारा देश आज़ाद हो गया तो उन्होंने यहाँ मतलब राजनीति के क्षेत्र में छोड़ दिया, वे सक्रिय बने रहे और उस सक्रियता को उन्होंने पड़ोसी देश में भी बखूबी से निभाया। तो वे ऐसे नेता, इसलिए वे विश्व में प्रसिद्ध हुए, विश्व की उन नेताओं में से गिने जाते थे जो राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय रहे थे, लोक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहे थे। आगे चलते हैं। गांधीवाद के संसर्ग में आकर उन्होंने अपनी लोक निष्ठा अधिक सुदृढ़ की तथा, यानी कि क्या हुआ, जब गांधीवादी विचारधारा आई, ठीक है, क्यों आई भाई? देखिए, सबसे पहले तो हमें पता है कि उनकी जो पत्नी थी वे कौन थी भाई? ब्रज किशोर जी की पुत्री, जो गांधीवादी विचारक थे। तो उनकी पुत्री भी हम समझ सकते हैं कि वे भी गांधीवादी विचारक होगी। तो उनकी पत्नी के संसर्ग में आकर उन्हें भी शायद हो सकता है गांधीवादी बनने पे मजबूर कर दिया हो, या खुद भी अपनी इच्छा से गांधीवादी विचारधारा के संपर्क में आए। तो गांधीवाद के संसर्ग में आकर, तो पत्नी के माध्यम से ही आए हैं वो गांधीवाद के संपर्क में, उन्होंने अपनी लोक निष्ठा अधिक सुदृढ़ कर ली, मतलब और अच्छी तरह से बढ़ा दी। ठीक है, तथा विनोबा भावे के भूदान आंदोलन यानी कि भूमि का दान, विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में उल्लेखनीय रचनात्मक भूमिका निभाई। देखिए, ये सब कब हुआ? गांधीवादी विचारधारा के संसर्ग में आने के बाद, जब उनका विवाह हुआ और विवाह के उपरांत वे जब अपनी पत्नी के संपर्क में आए और उनके विचारों के संपर्क में आए, तो उनसे हो सकता है वे काफी प्रभावित हुए हो और प्रभाविता के कारण उन्होंने उन विचारों को अपनाया। और उन विचारों को अपनाने के बाद जब विनोबा भावे ने भूमि दान का आंदोलन चलाया, तो उसमें उन्होंने बहुत रचनात्मक यानी उल्लेखनीय
कार्य किया, ठीक है। 60 के दशक में, ठीक है, 1950 यानी कि 1960 के दशक में अपनी ईमानदारी, त्याग और निस्वार्थ लोक सेवा के कारण जनता के बीच अर्जित अपनी विश्वसनीयता के चलते उन्होंने डाकुओं के हृदय परिवर्तन और पुनर्वास को लेकर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। देखिए, केवल उन्होंने भारत में निवास करने वाली सभ्य जनता को ही नहीं, मतलब सभ्य जनता का ही कल्याण नहीं किया। यहाँ पर एक इतनी अनोखी बात आई है कि जब उस समय डाकुओं का प्रचलन कुछ ज़्यादा था, ठीक है, डाकुओं की गतिविधियाँ ज़्यादा होती थी, तो उन्होंने क्या किया कि ईमानदारी, त्याग और निस्वार्थ लोक सेवा के कारण, क्योंकि वे ईमानदारी से जीवन जीते थे, त्याग को उन्होंने अपने जीवन का कर्तव्य बना दिया था, और लोक सेवा जो थी वो उनके जीवन का आदर्श थी, यानी कि जीवन का महत्वपूर्ण अंग थी। तो लोक सेवा उनका धर्म था, ठीक है। तो लोक सेवा के कारण जनता के बीच उन्होंने जो विश्वसनीयता अर्जित की थी, यानी कि जनता को उन पे इतना विश्वास था, पूरी जनता, भारत की पूरी जनता का उन जयप्रकाश नारायण जी के ऊपर इतना विश्वास था कि उन्होंने डाकुओं का भी हृदय परिवर्तन कर लिया। यानी कि केवल वहां पर साधारण जो जनता निवास करती थी वही नहीं, जो डाकू प्रवृत्ति के लोग थे वे भी उन जयप्रकाश नारायण के शब्दों पर, उनके भाव पर, उनके विचारों से समर्थन रखते थे, और उस समर्थन के कारण उन्होंने डाकुओं का हृदय परिवर्तन किया और उनको पुनर्वास को लेकर उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की। यानी कि जब डाकू, जब वे न तो उनका कोई घर बार होता था, ना कोई उनका परिवार होता था, तो इस प्रकार से उनका हृदय परिवर्तन कर उनको सरेंडर करवाया, और उसके बाद उनको पुनर्वास यानी कि फिर से कोई ऐसा स्थान दिलवाया जहां पर वे अपना फिर से जीवन यापन कर सके, जीवन की शुरुआत कर सके। तो इतने बड़े बड़े उल्लेखनीय कार्य जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा हुए हैं। आगे चलते हैं। आगे जब देश में आपातकाल लागू हुआ, ठीक है, कब हुआ था ये? श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था। आपातकाल लागू हुआ और जनतांत्रिक अधिकारों का क्रूरतापूर्वक दमन किया जाने लगा, ठीक है। जनतांत्रिक अधिकारों का मतलब होता है कि जनता के जो अधिकार थे उन अधिकारों का हनन होने लगा, ठीक है, उन अधिकारों को दबाया जाने लगा, ठीक है। तब उन्होंने क्या किया? तब बिहार, गुजरात सहित समूचे देश में छात्रों और युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा, क्योंकि उनके अधिकारों का हनन हो रहा था, और हनन होने के कारण वहाँ की जो युवा पीढ़ी थी वो युवा पीढ़ी आक्रोशित हो गई, और आक्रोशित होकर उनका जो जन सैलाब था वो फूट पड़ा, यानी कि आंदोलन के रूप में वह अब सामने आ गया। छात्रों और युवाओं के ही अनुरोध पर उन्होंने, छात्रों और युवाओं ने ही जयप्रकाश नारायण से आग्रह किया इस आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए। बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद, अनुरोध पर, चाहे वे बूढ़े हो गए थे और बीमार थे, उसके बावजूद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। कि छात्रों और युवाओं ने उनसे आग्रह किया कि यदि आप हमारे आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, यानी कि आप हमारे नेता बनेंगे, तो हो सकता है हमारे आंदोलन का कोई प्रभावकारी असर हो जाए, ठीक है, कोई प्रभावकारी फल प्राप्त हो सकता है सरकार हमारे सामने, हमारे जो अधिकार है उनका हनन हो रहा है क्रूरतापूर्वक, उन अधिकारों को हमें फिर से लौटाए। तो इस प्रकार से कई विचारों को लेकर वे छात्रों और नेता जयप्रकाश नारायण जी के समक्ष आए, उनसे आग्रह किया। और जयप्रकाश नारायण जी बूढ़े थे, बुजुर्ग हो रहे थे, वे इतना उनमें अब क्षमता नहीं थी कि वे दौड़ भाग कर सके, और बीमार थे, फिर भी उन्होंने उस नेतृत्व को स्वीकार किया और आंदोलन का संचालन किया, ठीक है। आगे चलते हैं। तब आंदोलन ने देखते ही देखते राष्ट्रव्यापी संगठित रूप धारण कर लिया। अब पहले तो ये जो आंदोलन था ये कहाँ तक था? केवल गुजरात और कुछ मतलब भारत के कुछ कुछ भागों में था, लेकिन जैसे ही जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा आंदोलन का नेतृत्व किया गया, ये समूचे भारत में फैल गया, राष्ट्रव्यापी बन गया, यानी कि राष्ट्र का एक बिंदु बन गया कि पूरा राष्ट्र इस आंदोलन की तरफ दौड़ने लगा, ठीक है। संगठित रूप धारण किया। जयप्रकाश नारायण लोकनायक कहकर पुकारे गए। जो जयप्रकाश नारायण थे वे नारायण और लोकनायक दो चीज कहकर, जो जयप्रकाश नारायण थे वे लोकनायक कहकर पुकारे जाने लगे, और वे युवा शक्ति के प्रतीक तथा युवाओं के हृदय सम्राट बन गए। उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया, यानी कि उनके नेतृत्व का इतना असर हुआ, इतना प्रभावकारी प्रभुत्वकारी असर हुआ कि वे अब युवाओं के दिल में मतलब सम्राट बन गए, हृदय के उन्होंने अपने दिल में जयप्रकाश नारायण को जैसे बसा ही लिया हो। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। उन्होंने कौन सा नारा दिया? संपूर्ण क्रांति,
ठीक है, हम इसी पाठ को पढ़ेंगे, उनके द्वारा जो लिखा गया है इसी पाठ को पढ़ेंगे। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और सुविचारित राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन पर अमल करने की व्यापक अपील की। ठीक है, व्यापक यानी कि बहुत विशाल बड़ी अपील करी। ठीक है, उसका जबरदस्त असर पड़ा। अब भाई ये सब कार्य किया उन्होंने, क्या किया उन्होंने, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, सुविचारित राजनीतिक सामाजिक कार्य किए। ठीक है, विचार करके और अच्छे विचार से उन्होंने राजनीति के कार्य किए और सामाजिक कार्य किए। ठीक है, और उन पर अमल करने की भी उन्होंने व्यापक अपील की कि भाई सरकार से उन्होंने कहा कि भाई आप इन ये चीज कर तो रहे हैं, हम लोगों से ये सब वचन ले तो रहे, दे रहे हैं हमें वचन, लेकिन इन कार्यों को पूरा भी करना है आपको। ठीक है, तो उनको अमल करने की व्यापक अपील की। उसका जबरदस्त असर पड़ा, देश में सत्ता परिवर्तन हो गया। देखिए क्या हो गया, सत्ता परिवर्तित हो गई पूरी तरीके से, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य अभी दूर था। सत्ता परिवर्तन उसका प्रारंभिक चरण भर था, यानी कि जब सत्ता का परिवर्तन हुआ, यानी कि देश में जो सरकार थी वो एकदम बदल गई, और उसके बदलने के कारण ये तो शुरुआती परिवर्तन था। ठीक है, लेकिन फिर भी उनका जो लक्ष्य था, संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य था उनका, यह भी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि पूरी तरह से वो क्रांति अभी नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने क्या किया, ये तो उसका प्रारंभिक यानी शुरुआती दौर था। आगे व्यापक सामाजिक कार्यक्रम थे जिन्हें अनवरत संगठित प्रयासों द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। ठीक है, व्यापक यानी कि बहुत बड़े बड़े और भी सामाजिक कार्यक्रम ऐसे थे जिन्हें लगातार, अनवरत का मतलब लगातार संगठित प्रयासों से, यानी कि एक होकर ही जब आप प्रयास करोगे तभी उन्हें पूरा किया जा सकता है, ये जयप्रकाश नारायण जी का मानना था। तो संपूर्ण क्रांति से अभिप्राय हम देखें तो कोई भी क्रांति हम देखते हैं तो किसी भी क्रांति को सफल बनाने के लिए सबसे पहले उसका संगठन जरूरी है। जब तक लोगों का संगठन नहीं होगा तब तक किसी क्रांति की शुरुआत कैसे हो सकती है। तो जब तक सफल संगठन नहीं होगा तब तक किसी भी जो क्रांति है उसको संपूर्णता प्राप्त नहीं की जा सकती। आगे चलते हैं, ये है जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण बुरी तरह अस्वस्थ हो चुके थे। अब क्योंकि उन्होंने जब छात्र संघ का, जब युवाओं का वो जो क्रांति थी उसका नेतृत्व किया, उसके बाद में अब क्योंकि उनकी अवस्था धीरे धीरे बिगड़ ही रही थी तो अब वे बुरी तरीके से अस्वस्थ हो चुके थे। शीघ्र ही पटना में उनका अवसान हो गया, यानी कि निधन हो गया। ठीक है, सत्ता बदल गई थी, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य सत्ताधारी नेताओं और दलों के आपसी कलह और खींचतान में दूर हुआ। ठीक है, दूर हुआ चला जा रहा था। क्या हुआ है भाई, देखिए कि उनका निधन हो गया। 1979 में उनका निधन हो गया था, 8 अक्टूबर 1979 में उनकी मृत्यु हो गई। तब तक क्या हुआ था, उससे पहले सत्ता तो बदल गई थी, उनके जीवित रहते ही सत्ता बदल गई थी, देश में दूसरी सरकार आ गई थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था, जो संपूर्ण क्रांति का जो लक्ष्य था कि पूरे देश में संपूर्ण क्रांति हो सामाजिक राजनीतिक आर्थिक सुधार को लेकर, तो वह क्रांति जो सत्ताधारी नेताओं और दलों के आपसी कलह में, जो सत्ताधारी नेता थे और दूसरे पार्टियों के जो नेता थे उनके बीच में जो आपसी कलह हुआ, उस आपसी कलह और खींचतान में ऐसा लग रहा था वो संपूर्ण क्रांति का जो लक्ष्य था वो बहुत दूर ही चला गया। अब वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इसके जो नेतृत्व करता थे वे तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, इस देश में है ही नहीं, तो फिर इसका नेतृत्व कौन करेगा और इतनी सक्रिय राजनीति कौन निभाएगा। तो इस प्रकार से वह जो लक्ष्य था अब वो दूर होता हुआ चला जा रहा था। कुछ लोग धर्मी संगठनों और शक्तियों द्वारा अथक रूप से, ठीक है, कुछ लोग धर्मी ऐसे थे जो जनता की सेवा करते थे और शक्तियों द्वारा अथक रूप से आज भी इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, जरूरत है इस दिशा में बड़े पैमाने पर जन संरक्षण के साथ अभियान चलाने की। कुछ लोग ऐसे थे जो आज भी, मतलब उस समय भी जब ये लिखा गया उस समय भी ये जो कार्यक्रम है वो चलाए जा रहे थे। ठीक है, लेकिन वह बहुत धीमा हो चुका था, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए जरूरत है कि इस दिशा में बहुत बड़े पैमाने पर जन संरक्षण किया जाए, जनता को संरक्षित किया जाए, उसको सुरक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, तो यह अभियान चलाने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम, जहां 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में
दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश प्रस्तुत है। ठीक है, यहाँ पर जो 5 जून 1974 को, ठीक है, 1979 में उनकी मृत्यु हुई थी, उससे पहले 1974 में 5 जून 1974 को उन्होंने पटना के गांधी मैदान है, वहाँ पर उन्होंने संपूर्ण क्रांति और संपूर्ण क्रांति के लिए उन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण प्रस्तुत किया था। वह भाषण इस अंश में प्रस्तुत है कि वह भाषण के माध्यम से ये जो हमने संपूर्ण क्रांति नामक जो हमारा पाठ है हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत, वह उनका दिया गया भाषण है। ठीक है, संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है। ठीक है, जो पूरा भाषण दिया था वो स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में, ठीक है, बिल्कुल वो जो एक बुक है वो बिल्कुल स्वतंत्र है। उस बुक में जनमुक्ति नाम है उसका, पटना से प्रकाशित है। इस संकलित अंश से उसकी एक छोटी सी झलक भर मिलती है, किंतु लाखों लाख की संख्या में संपूर्ण प्रदेश और देश के विविध क्षेत्रों से आए लोगों, विशेषकर युवा वर्ग और उस ऐतिहासिक जनसंपर्क के बीच लोकनायक ने अस्वस्थ दशा में भी शांतिपूर्वक अपनी बातें कही और संपूर्ण जनता मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। क्या हुआ भाई, देखिए वो जो छोटी पुस्तक थी उसमें आपका ये जो जनमुक्ति नाम की एक पुस्तक थी उसमें वो पूरा भाषण है, उस भाषण का थोड़ा सा अंश हमें यहाँ दिया गया है और हमें उसको पढ़ना है। तो इस संकलित अंश से उसकी एक छोटी सी झलक भर मिलती है। ठीक है, लेकिन लाखों लाख की संख्या में संपूर्ण प्रदेश और देश के विविध क्षेत्रों से आए लोग थे। भले ही वो भाषण एक गांधी मैदान में हो रहा था, लेकिन हजारों लाखों की संख्या में वो भाषण सुनने के लिए आए थे। कहीं भारत के हर क्षेत्र से लोग उनके भाषण को सुनने आए थे, जिनका लोकनायक, जन चेतना के राजनीतिज्ञ, नेतृत्व करने वाले लोकनायक कौन, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। ठीक है, और देश के विविध क्षेत्रों से आए लोगों, विशेषकर युवा वर्ग, विशेषकर कौन से लोग आए थे, युवा पीढ़ी आई थी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने छात्र आंदोलन था उसका नेतृत्व भी किया था। उस ऐतिहासिक जनसम्मर्द के बीच लोकनायक ने अस्वस्थ दशा में, वो जो हम ऐतिहासिक बोलेंगे क्योंकि हमारे लिए वो एक इतिहास बन चुका है, उस ऐतिहासिक सम्मर्द के बीच में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी बहुत बीमार थे, उस समय अस्वस्थ थे। तो अस्वस्थता की दशा में भी शांतिपूर्वक अपनी बातें कही उन्होंने। ऐसे उग्र स्वभाव में अपनी बातें नहीं कही, किसी को उकसाने के लिए बातें नहीं कही, जनता को भड़काने के लिए या छात्रों को भड़काने के लिए, युवा पीढ़ी को किसी प्रकार से आकर्षित करने के लिए किसी प्रकार की बातें नहीं की। उन्होंने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातें कही और संपूर्ण जनता मंत्रमुग्ध होकर, यानी कि उनके शब्द जैसे उनके लिए एक प्रकार से अमृत का कार्य कर रहे हैं, उन्हें पोषण दे रहे हैं, इस प्रकार मंत्रमुग्ध होकर उन्होंने ये बातें सुनी, उनका भाषण सुना। ठीक है, आगे चलते हैं। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे। ठीक है, भाषण तो शांतिपूर्वक था, लेकिन उन्होंने जब सुना उसके बाद लोगों के मन में क्रांतिकारी ने उग्रता पूर्वक विचार, उग्रता वाले जो उग्र कर ले, उनको विद्रोही विचार पनप उठे। ठीक है, और आंदोलन ने विराट रूप धारण कर लिया। जो आंदोलन, कौन सा, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन जो थोड़ा सा धीमा सा नजर आ रहा था, वो धीमा धीमा होता हुआ अचानक से विराट रूप उन्होंने धारण कर लिया। पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसी भीड़ इकट्ठी हुई और न वैसा कोई प्रेरक भाषण और पूर्ण अवसर जन संवाद कायम हो सका। यानी कि जिस प्रकार का वातावरण जयप्रकाश नारायण जी के समय हुआ, जब उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे और भारत की पूरी युवा पीढ़ी जैसे वहां आकर बैठ गई हो, वैसा का वैसा मंजर आज तक भी उस गांधी मैदान में देखने को नहीं मिलता है और न कभी मिल पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जयप्रकाश नारायण जी का ये जीवन परिचय था, उनका शैक्षिक परिचय था, उनका कृतित्व था, उनका सम्मान था। पूरे जीवन परिचय में हमें ये जानने को मिला कि जयप्रकाश नारायण एक लोकनायक थे, वे जनता के हृदय में बसते थे, वे युवा पीढ़ी के हृदय में बसते थे। तो इस प्रकार से आगे के जो लेक्चर है उसमें हम जयप्रकाश नारायण जी द्वारा दिया गया जो भाषण है उसका कुछ अंश पढ़ेंगे। और बहुत अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कब से जल्दी जल्दी वो लेसन पढ़े और हम जाने कि उन्होंने अपने भाषण में दिया क्या था। ठीक है, तो आगे के लेक्चर के लिए रेडी रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।